हाय एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगले कुछ महीनों में। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है तो आज का सेशन आपके लिए है। ऑल्सो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कैटेगरी माने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ ईपीएफओ देने का सोच रहे थे, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आज का सेशन आपके लिए है। क्योंकि आज हम यही समझने वाले हैं कि अगर सिलेबस बड़ा है तो कैसे उसको डील कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इतने बड़े सिलेबस को इतने टाइम में किया जा सकता है? द आंसर इज यस। इनफैक्ट मैं हमेशा कहती हूं कि 4 महीने में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी बच्चे देते हैं और क्रैक भी करते हैं। यानी पॉसिबल तो डेफिनेटली है, इससे डबल सिलेबस भी करना पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास होनी चाहिए एक स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कट ऑफ दिखाना चाहती हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। हमें सबसे पहले क्वेश्चन सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर कट ऑफ पता होना चाहिए टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ का कट ऑफ देख लेते हैं 2023 का। यहाँ पर जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी वालों का 300 में से, हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 का होता है, फिर हमारा 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें से 300 में से 178.33 मार्क्स गए थे। ओबीसी में सेम गए थे, एससी में 156, एसटी 151, ईडब्ल्यूएस 176, और आपका फिर ये सारे जो हैं हैंडीकैप वाले कैटेगरीज हैं। इंटरव्यू में 100 में से आपको जो है, ये आपको एक थ्रेशोल्ड नंबर भी लाना होता है, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 50 नंबर लाने होते हैं, बाकियों को 45, 40, 40, 50 वैसे होता है। ठीक है, उसके बाद इनका रेशियो निकाला जाता है। आपको पता है कि इसका 75 रेशियो, इसका 25 जो है परसेंटेज कैलकुलेट होता है, और उसके बाद जो भी आखिरी स्टूडेंट होता है जिसके जितने नंबर गए होते हैं उस हिसाब से ये वाला फाइनल नंबर कैलकुलेट होता है। तो जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 257.50 गई थी। ओबीएस 246, ओबीसी 246, एसटी 224, एसटी 230, ईडब्ल्यूएस 241। ठीक है, यानी इस पर अभी फोकस करते हैं क्योंकि यही हमारा टारगेट है। क्योंकि मेरे को सबसे पहले 20 दिसंबर का रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद हम बाद की देखेंगे कि इंटरव्यू जो है कब होगा या कैसे होगा। लेकिन अभी मेजर फोकस मेरा रिक्रूटमेंट टेस्ट होना चाहिए। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले 178 आपकी कट ऑफ है, आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा इस बार कितना कट ऑफ जो है हम आपको टारगेट करना है। जितना भी कट ऑफ जाता है किसी भी एग्जाम में, उसमें 20 नंबर ऐड कर दिया करो, वो आपका इस साल का कट ऑफ हो जाता है या इस साल के नंबर हो जाते हैं जो आपको टारगेट करने हैं। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर एक एग्जाम पे एप्लीकेबल होता है। पिछले साल के मार्क्स या पिछले साल कुछ सालों के एवरेज मार्क्स में 20 नंबर ऐड कर लिया करो। हालांकि 20 नंबर ऐड करके मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। कट ऑफ इस बार इससे नीचे भी जा सकता है। एग्जाम डिफिकल्ट आया, नीचे जा सकता है। एग्जाम बहुत आसान आया, और बढ़ सकता है। तो 20+ मार्क्स मैं इसलिए बताती हूँ ताकि एक वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आपने इससे 20 नंबर ज्यादा टारगेट कर लिया तो आपका एग्जाम होना ही होना है। राइट, दैट इज द सिनेरियो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर। ठीक है, सो ये आपका सबसे पहले आपका जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मेरे को इतने नंबर टारगेट करने हैं, तो अकॉर्डिंगली मुझे पढ़ाई करनी है, अकॉर्डिंगली मुझे सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, अकॉर्डिंगली मुझे वेटेज देखना है। इसी चैनल पर एक वेटेज का वीडियो भी है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, प्लीज उस सेशन को जाके देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। वो भी एक स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा पिलर है। तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, सिलेबस देखना है, कट ऑफ देखनी है और वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स देखने हैं। और सिलेबस एक बार मैं क्विकली आपको करवा देती हूँ। सिलेबस करवाने से पहले मैं इस पूरे एग्जाम को 3 भागों में डिवाइड करूंगी। एक भाग है जो आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो तब पढ़ते हो, विच इज आपका जनरल इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है। फिर है अगर आप एसएससी या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, जब पढ़ते हो तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज है, इसमें इकोनॉमी, जनरल साइंस, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स या फिर ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है। फिर है स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एपीएफसी में ही आते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर कोड्स हैं, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस वगैरह है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, आपको ये तीनों पढ़ने हैं, बिल्कुल तीनों पढ़ने हैं। ये वाले मुझे लगता है ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप बेसिक सा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स पढ़ते ही पढ़ते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग आपके 120 में से 35-40 क्वेश्चन आ जाते हैं, 35 के आसपास क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 1/3 1/3 1/3 हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसका जो है एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है,
और उसके बाद मैंने आपका पूरा 4 महीने का टाइम टेबल बनाया हुआ है कि अगले 4 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है। सो वो भी आप सेशन जो है इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इस ह्यूज सिलेबस से आप डील कर सकते हैं, राइट। सो कल्चर में हमें जो है अपना आर्किटेक्चर पढ़ना है, पेंटिंग पढ़नी है, फेस्टिवल्स पढ़ना है, डांस, म्यूजिक, रिलीजन, फेयर फेस्टिवल, यूनेस्को की साइट्स पढ़नी है, मुगल से लेके हमारी फ्रीडम मूवमेंट तक, सोशल रिलीजियस मूवमेंट तक सारा पढ़ना है हमें, ठीक है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? किताब पढ़ ले मैम, 3 किताबें पढ़ लें, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, नहीं तो क्या पढ़े? एक पीडीएफ ढूंढो। पॉसिबल तभी है जब एक पीडीएफ ढूंढ लोगे। पीडीएफ में क्या होना चाहिए? ये सिलेबस पीछे का सब कुछ उस पीडीएफ में दिया होना चाहिए। अभी आप स्पेक्ट्रम मत उठाओ, अभी 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी मत उठाओ। अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो, अगर आपने पढ़ी हुई है स्पेक्ट्रम 2 बार पढ़ी हुई है तो तीसरी बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है, अगर आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी हुई है, एक पीडीएफ उठाओ, वो कितने पेज की पीडीएफ हो उसको एंड से एंड तक पढ़ लो और उसको 3 बार रिवाइज कर लो। ये स्ट्रैटेजी से क्रैक होगा एग्जाम, और इसी स्ट्रैटेजी से इतना ह्यूज सिलेबस आप क्लियर कर पाओगे या क्रैक कर पाओगे। इकोनॉमी, इसमें आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट, एलपीजी रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, एफडीआई, एफआईआई, मेक इन इंडिया, डिजिटल, गिग इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई के टूल्स, बैंकिंग, एनबीएफसीज, एग्रीकल्चर, एमएसपी, सब्सिडीज, इरिगेशन, ठीक है, इंडस्ट्री, एमएसएमई, लेबर पॉलिसीज, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ये कैसे कवर करें? ये भी पीडीएफ से कवर होंगे। पीडीएफ से कवर होंगे क्योंकि इकोनॉमी है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आप किसी भी टीचर से इसको समझ सकते हैं। इसके लिए भी देखिए अगेन कोई ऐसी एक किताब नहीं है जिसमें सब कुछ मिल जाएगा। आप 12th क्लास की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। आई एम अगेन नॉट श्योर कि आपको समझ आएगी नहीं आएगी, कितना आपको समय लगेगा। सो बेटर है कि उस किताब जितने ही, अगर आपके उस किताब से आधे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ये जो कि सब कुछ कवर कर देंगे। सो व्हाई नॉट टू गो विद द नोट्स इंस्टेड ऑफ द बुक्स, जो आपको एकदम एंड टू एंड पढ़नी पड़ेंगी और जो जिसकी गारंटी भी नहीं, आपको समझ आएगा नहीं आएगा, फिर आपको नोट्स बनाओगे, फिर आपको रिवाइज करोगे। सो पीडीएफ रेफर करो। पीडीएफ ऐसी जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो। पीडीएफ मैं बोलूंगी कि अगर मैं भी आपकी जगह होती ना तो इस टाइम पे मैं हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अरेंज कर लेती, सिलेबस देखती, वेटेज देखती, कट ऑफ देखती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती और उन पीडीएफ को 3 से 4 बार रिवाइज कर लेती। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती। प्लीज आप भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो है सबसे आते हैं। तो फिजिक्स में मोशन लो, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, प्रेशर, बुयांसी, फिजिकल केमिकल चेंजेस, एसिड बेसिस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स, पॉलीमर, एवरीडे केमिस्ट्री एप्लीकेशन। बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, जेनेटिक्स, डिजीजेस, इम्यूनिटी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। नाउ इसमें मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे मैं पर्सनली अगर इफ आई हैव टू गिव ईपीएफओ ऑन 20th of December, तो मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं करके जाती। क्यों? क्योंकि मेरा फिजिक्स वीक है। सिमिलरली इन तीनों में से अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपको मानना है मानो, आपको ये है कि नहीं मैम तीनों करके जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है कि मैम मेरा तीनों ठीक ठाक है तो तीनों पढ़ के जाइए। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के साथ आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ, तो मैं उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ूंगी। मैं अपना समय उस पे दूंगी जहां से मैं मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकती हूं। तो द एंटायर आइडिया इज नॉट टू स्किप समथिंग, इज टू डिवोट आवर टाइम ऐसे किसी एक सब्जेक्ट पे, ऐसे टॉपिक्स पे जहां से मुझे नंबर ज्यादा मिल सके। दैट इज द एंटायर आइडिया, दैट शुड बी योर एंटायर स्ट्रैटेजी, कि मेरे को अपना टाइम वहां ज्यादा देना है जहां से ज्यादा नंबर मैं ले सकता हूं। मेरे को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है और यहां से आने 3 सवाल है और मुझे 15 दिन लग जाएंगे इसको समझने में, उसको स्किप कर सकते हैं आप स्पेशली। पर सब कुछ ही स्किप मत कर देना, जैसे साइंस में से एक छोटा सा पार्ट स्किप कर दिया। सिमिलरली केमिस्ट्री अगर आपकी बहुत ही वीक है तो आप वो सब्जेक्ट वो कर सकते हो, ठीक है। सो आप एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेट एंड लीगल फ्रेमवर्क, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ, वेज वर्कर प्रोटेक्शन लॉ, न्यू लेबर कोड्स आपको पढ़ने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार के सिलेबस, इस बार के नोटिफिकेशन में ये एज अ चेंज मेंशन किया गया है, राइट। डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, फिर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इंडस्ट्रियल हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, इंडियन लेबर फोर्स डायनामिक्स, ट्रेड यूनियंस, ये सारी चीजें हमें करनी है। इसको कैसे? अलग अलग किताबें, अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाने की बजाय एक पीडीएफ अरेंज करो और सारी वहीं से पढ़ो। वो पीडीएफ का सोल्यूशन भी मैं आपको एंड में दूंगी।
नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। ये आपने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा यूपीएससी पढ़ा है तो पढ़ा होगा, थोड़ा बैंकिंग पढ़ा है तो पढ़ा होगा, जहां पर जैसे बहुत सारी ईपीएफ की स्कीम्स आती हैं, अटल पेंशन योजना है, हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, फाइनेंस में भी पढ़ते हैं, ईएसआईसी, ईडीएलआई स्कीम, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। सो ये सारी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमें सोशल सिक्योरिटी में पढ़नी होती हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो। उसके बाद अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस से कम सवाल आते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली समय दीजिएगा। मैंने 4 मंथ का एक टाइम टेबल आपके लिए दिया हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितने दिन आप दे सकते हो। ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, 3-4 सब्जेक्ट्स मिला के आपके एक हफ्ते में पूरे हो सकते हैं। सॉरी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, नॉट अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस। अकाउंटेंसी में बेसिक रिकॉर्डिंग्स, बेसिक एंड रिकॉर्डिंग्स, फाइनल अकाउंट्स एंड कंपनी फाइनेंशियल, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटिंग का बेसिक, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जीक्यूटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, ठीक है। अलग अलग फेजेस हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, रिस्क असेसमेंट, प्रीमियम, बेसिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी आती हैं, आपको कवर करना पड़ेगा। अगेन हम इसके लिए भी कुछ पेजेस की पीडीएफ अरेंज करेंगे और उसी को रिवाइज करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, 120 सवालों में से 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से आ जाते हैं, तो इंग्लिश को बिल्कुल भी साइडलाइन मत कीजिएगा। इंग्लिश में पता प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमें लगता है अरे इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश तो आसान है, इसके क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। प्लीज इसको उतना लाइटली मत लीजिएगा। 20 नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन का सवाल है, नंबर तो और भी ज्यादा है क्योंकि 2.5 नंबर का है। सो बहुत सारे मार्क्स आपको सिर्फ इंग्लिश से मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि फिजिक्स छोड़ दो, इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो। वो फिजिक्स वाला टाइम या केमिस्ट्री वाला टाइम अपना इंग्लिश पे दो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो प्लीज इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चंस करके आने हैं यहां पर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं लो हैंगिंग फ्रूट बोलूंगी कि सवाल भी आसान है और प्रैक्टिस करने से मुझे आ सकता है, तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। सो बी स्मार्ट इन योर प्रेपरेशन। इसमें ग्रामर आएगी, ग्रामर मैकेनिक्स, जहां पर पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडल्स, फिर उसके बाद प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, एक्टिव, पैसिव, वॉइसेस, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, फिर पैसेजेस आते हैं। सो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आप सभी को, राइट। मूविंग अहेड, हमारा जो है मैथ्स और रीजनिंग, जो नॉर्मल बैंकिंग में होता है वही वाले टॉपिक्स आते हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, लेवल क्या आता है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अडर 24/7 के एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ के सेक्शन में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, मिक्सचर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर्स। उसके बाद हमारे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये भी आप एक जगह से करिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आप सभी लोगों के साथ अटैच कर दूंगी अडर 24/7 के एप्लीकेशन पर ही। और इसी पीडीएफ में भी आपका 21 अगस्त, ये मैंने पहले जो है 21 अगस्त को एक सेशन लिया था, इसीलिए 21 तारीख डली हुई है, ठीक है। उससे 20 दिसंबर तक का पूरा एक मैंने आउटलाइन यहां पर बताया था कि आपको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपका ये सिलेबस बिल्कुल कवर हो सकता है। नाउ दैट वी हैव सीन द सिलेबस, हमने देख लिए हैं कि क्या मार्क्स हमें जो है लेकर आने हैं, तो क्विकली मैं बता देती हूं कि हमें एक एक पीडीएफ सबकी अरेंज करनी है और हमें 1 महीना देना है अपनी जनरल इंग्लिश को, मैथ्स को, जनरल मेंटल एबिलिटी को, और उसके साथ साथ सुबह हमने जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो है, जो जीएस का कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पर इकोनॉमिक्स है, जहां पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये वाले, तो सुबह हम ये वाले पढ़ेंगे और फिर शाम को हम इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग, वो वाले सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। ये हमें 1 महीने तक फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट महीने हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमें उनको पढ़ना है। आप इन कोर सब्जेक्ट्स को जीएस वाले सब्जेक्ट्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो और जीएस नेक्स्ट मंथ में पढ़ सकते हो, कोर सब्जेक्ट्स पहले महीने में पढ़ सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आईआर, लेबर कोड हो गए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, इसमें भी हमें पूरा 1 महीना देना है और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आखिरी का 1 हफ्ता आपको देना है हमें एप्लीकेशन पे, ऑडिटिंग पे और इंश्योरेंस पे, क्योंकि यहां से कम सवाल आते हैं और ये आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देगा अगर आप इतना समय इसमें देंगे तो,
राइट। सो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद बारी आती है मॉक टेस्ट की। देखिए आप हर पूरा जो मॉक टेस्ट लगाएंगे, मतलब 120 क्वेश्चन का जो टेस्ट लगाएंगे, वो आप 5 टेस्ट दे सकते हो। बाकी अगर आपको सेक्शनल देना हो, लेट्स से आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हैं, आपको सेक्शनल देना है, तो आप वो अकॉर्डिंगली दे सकते हो कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, आपने उसका टेस्ट दे दिया। तो लेट्स से आपने एक हफ्ता पूरा पढ़ाई करी, उसके बाद सैटरडे संडे टेस्ट देके देख लिया कि कैसी प्रिपरेशन है, कैसा रिवीजन है। ये आप अकॉर्डिंगली बीच बीच में दे सकते हो। लेकिन वंस यू आर डन विद योर सिलेबस कंप्लीटली कंप्लीटली, जो कि आपका नवंबर शुरुआत में ही हो जाएगा अगर आपने इस कायदे से पढ़ा, तो आप नवंबर में रिवीजन भी करेंगे और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देंगे, और फिर भी हमारे पास दिसंबर के 20 दिन बच जाएंगे जहां पर हम एक बार और रिवीजन करेंगे। और 10 दिसंबर तक और भी अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं आप दीजिए। आखिरी के 10 दिनों में मैं बोलूंगी सिर्फ रिवीजन करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जितने एक डिसेंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट होते हैं उनको दीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए। नो नीड टू गिव लाइक 15, 20, 25 मॉक टेस्ट। 5 दे लो, 7 दे लो, पर उनका एनालिसिस करो कि कमी कहां है और उस पर इंप्रूव करो। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। सो ये है मेरी स्ट्रैटेजी। तो मैं आप सभी को बस यही बताना चाहती हूं कि अगर आपने कायदे से पढ़ा, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा, तो बिल्कुल इससे डबल सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है 4 महीने में। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसको। 6 से 8 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिर आपको, मुझे लगता है कि वीकेंड पे शायद 6 की जगह 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है। फिर आप अपने वो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स उठाइए, कहाँ से जो है ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा तवज्जो दीजिए, जहां से कम क्वेश्चन आने वाले हैं उनको स्किप कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अडर 24/7 इस राखी के अवसर पर आपको जितने भी हमारे महापैक्स हैं उस पर दे रहा है मैक्सिमम वैलिडिटी विच इज 4x वैलिडिटी और 80% डिस्काउंट। यहां पर आपको 78 लिखा है, लेकिन जब आप नीचे दिए गए लिंक पे, जो कि अडर 24/7 के एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर जब क्लिक करेंगे और ये कोड यूज करेंगे द कोड इज Y674, तो आपको 80% डिस्काउंट मिलने वाला है Y674 पे। ठीक है, तो आप ये जो कोर्स मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बारे में बताना चाहती हूँ मैम, जो आप पीडीएफ की बात कर रहे थे, वो पीडीएफ हम कहाँ से अरेंज करें? सबसे पहले अडर 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ तो फ्री पीडीएफ मिलेंगी, लेकिन जो मैं पीडीएफ बता रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ अरेंज कर लो, वो फ्री में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको कोई भी अलग से जा जाके वेबसाइट नहीं पढ़नी, अलग से यूट्यूब के कोर्सेज नहीं देखने, अलग से आपको किताबें नहीं पढ़नी। ठीक है, अलग से कोई वेबसाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो पीडीएफ करनी है, उनको 3 से 4 बार रिवाइज करना है एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन यहां से स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रक्षाबंधन का सेल भी लाइव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें ईपीएफओ पर जाना है। ये है हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का बैच, जो कि 4 सितंबर से शुरू होने वाला है, और सारे फैकल्टीज यहाँ पर आपके हैं। आपका एंड टू एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। हमें बाय नाउ पे क्लिक करना है और एक स्पेशल कोड यूज करना है विच इज Y674 और अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ये इंटरव्यू तक का बैच है, यानी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन इसमें आपको करवाई जाएगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। पॉसिबल है ये, इससे डबल भी पॉसिबल है, तो ये तो 100% पॉसिबल है। बस लग जाइए, 2 महीने आपके बहुत, अगर आपने 2 महीने मेहनत कर ली ना, मैं सच बता रही हूं, ये सितंबर और अक्टूबर आपने लग के बहुत सारी मेहनत कर ली ना, तो आप नवंबर आपका बहुत आसान निकल सकता है, और दिसंबर तो मतलब बहुत ही आसान निकलेगा, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रहेगा। थोड़ा हेक्टिक आपका जो रहेगा वो सितंबर और अक्टूबर है। तो मैं बोलूंगी कि इतनी बड़ी पोस्ट के लिए हम 2 महीने एकदम डूब जाए ऐसी वाली प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि इट इज अबाउट आवर गोल, इट इज अबाउट दैट पोजीशन जो हमें चाहिए। और सारे ही बैंकिंग वाले एग्जाम्स को भी, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को भी बोलूंगी कि इसका एलिजिबिलिटी इतना बढ़िया है। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पाते क्योंकि उनकी 30 साल की जो उम्र होती है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ पर 35 साल उम्र है। अगर आपका रिजर्वेशन है तो और भी ज्यादा है, 38 साल है, यानी आप बहुत टाइम तक एग्जाम दे सकते हो। एलिजिबिलिटी इतनी सॉफ्ट है इसकी कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी हुई है। आरबीआई में 60% नंबर मांगता है, यहाँ पर तो 60% भी नहीं मांगा। वो कह रहा है सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी लेजिट यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन से, और आप एलिजिबल हो। और क्या चाहिए आपको? कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। आपकी छोटी सी पोस्ट के लिए इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस मांगे होते हैं, इसमें इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको नहीं मिस करनी चाहिए। मैं आपकी जगह होती 100% ये एग्जाम देती। चलिए
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द सेशन। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई और टॉपिक है जिसपे आपको चाहिए कि सेशन में लेकर आऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैप्पी राखी, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। कुछ घंटे एंजॉय करेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि त्योहार तो खैर आते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, रिश्तेदारियां चलती रहती है, लेकिन सिलेक्शन बार बार नहीं होता है, समय बार बार नहीं आता है। व्हाट इफ अगली बार वैकेंसीज कम आए, व्हाट इफ अगली बार वैकेंसीज ना आए, व्हाट इफ क्या हो जाए, तो हम नहीं वेट कर सकते हैं। ये मत सोचना अगली बार पेपर दूंगा, इसी बार पेपर देना है हमें, बिकॉज रेडीनेस इज अ मिथ। ऑलवेज रिमेंबर कि मैं रेडी हो जाऊंगा इज अ मिथ। ये चीज मिथ है, हम कभी भी रेडी नहीं होते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।